मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज हिंदू वुमन नेटवर्क के तत्वावधान में विशेष प्रवचन का सत्संग का आयोजन रेणुबेन और हमारे अरुण भाई गुप्ता जी के निवास स्थान पर किया गया है। करीब करीब 1-1.25 घंटे का ये प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद थोड़ा समय रहेगा, 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। आज का हमारा विषय है अध्यात्म के आकाश में 5 कदम, The 5 steps towards the sky of spirituality। विषय में प्रवेश करने के पहले एक महत्व की बात समझ ले कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये एक स्पेशल विषय पर प्रेजेंटेशन है। और वो विषय मैंने आपके सामने बताया कि आज आप क्या सुनने वाले हैं। प्रवचन इसलिए नहीं है कि हम एक एक चीज को प्रॉपरली एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ समझ में ना आए वहाँ अंत में जब क्वेश्चन आंसर होगा तब आप को पूछने का चांस मिल पाएगा। तो एक एक चीज को हम समझते जाएंगे। 1 घंटे की मेरी नज़र में एक स्पिरिचुअल क्लास है, लेक्चर नहीं है, क्लास है। जब क्लास में जाते हैं तो मूड डिफरेंट होता है, लेक्चर में बैठते हैं तो एकदम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वक्ता टेंशन में, श्रोता नींद में। तो आपको भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करते चलना है। अध्यात्म के आकाश में 5 कदम। पहले तो यह समझ लो कि अध्यात्म क्या है। व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म क्या है उसको समझने के पहले अध्यात्म क्या नहीं है वो समझ लो, फिर बाकी जो बचेगा वो अध्यात्म। कोई भी प्रकार का रिचुअल्स करना अध्यात्म नहीं है। किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक तिलक और शरीर में कोई भी प्रकार का वस्त्र धारण करना, ड्रेस कोड पहनना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कोई स्पेशल टाइप का मंत्रोच्चार करना, कोई स्पेशल ट्रेडिशन को बिलीव करना, वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी प्रकार की बिलीफ का नाम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी टाइप के स्पेसिफिक पाथ का नाम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी भी टाइप की पर्टिकुलर रिचुअल्स करने का नाम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का संबंध किसी पर्टिकुलर प्लेस के साथ नहीं है, कोई धर्मस्थान के साथ उसका सीधा ताल्लुक नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक दृष्टि है, एक विजन है, एक परसेप्शन है, एक देखने का नजरिया है। स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफस्टाइल है।
जिंदगी जीने का एक तरीका है। स्पिरिचुअलिटी वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका है। आदमी कैसे सोचता है उस पर हम जज कर सकते हैं कि आदमी स्पिरिचुअल है कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी में आदमी का कोई बैरियर नहीं होता है। कहीं भी स्पिरिचुअल आदमी जा सकता है, किसी भी गुरु को सुन सकता है, किसी भी धर्म स्थान में जा सकता है। स्पिरिचुअल आदमी चर्च में भी जा सकता है, स्पिरिचुअल आदमी मॉस्क में भी जा सकता है, स्पिरिचुअल आदमी मंदिर में भी जा सकता है, और स्पिरिचुअल आदमी हो सकता है कहीं भी न जाए। अपने घर में रहकर भी आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है। पेंट में भी आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअल होने के लिए पर्टिकुलर ड्रेस बदलना जरूरी नहीं है, विचार बदलना जरूरी है, ड्रेस नहीं। माइंड बदलना जरूरी है, प्लेस नहीं। बिलीफ को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की जरूरत है। ये स्पिरिचुअलिटी है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ लिटिल बिट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है। एक नास्तिक आदमी भी, एक एथियस्ट आदमी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जो आत्मा को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, गुरुओं को भी नहीं मानता है, वो आदमी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअल का कनेक्शन किसी दूसरे के साथ नहीं है, स्पिरिचुअल का कनेक्शन व्यक्ति के खुद के साथ है। इफ यू आर कनेक्टेड डीपली विथ योरसेल्फ, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल। If you are connected with so many other things, outer things, that means you may be religious, but you are not spiritual. पहली बात। दूसरी बात, अध्यात्म के आकाश में मैंने स्पिरिचुअलिटी को उपमा दी है आकाश की। स्पिरिचुअलिटी द स्काई। व्हाई? क्योंकि स्काई की कोई लिमिट नहीं होती है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। एक बच्चा भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक जवान भी हो सकता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। कोई भी जेंडर में आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए वो आकाश है, स्काई है, स्पेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिटी इज द लिमिट, और इन्फिनिटी का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उस स्पिरिचुअल आकाश में आज अपने को 5 स्टेप्स रखना है। कितने स्टेप्स? 1 घंटे में। आर यू रेडी? 1 घंटे में इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ ही इतनी है। मैं तो बोलूंगा 2 घंटे तक, मैं तो बोलूंगा 2.5 घंटे तक, लेकिन मुझे आपका ध्यान रखना है ना। मुझे मेरे ज्ञान का ध्यान नहीं रखना है, मुझे आपकी कैपेसिटी का ध्यान रखना है। इसीलिए, और अरे चाहे आप चेयर पर भी बैठे हो, आदमी चेयर पर भी घंटे भर बाद में थकता है। हाँ? कभी कभी चेयर में बैठा हुआ आदमी को नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो आदमी की एक स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है। इसलिए मैं करीब करीब घंटे भर में ये 5 मुद्दे आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक मुद्दा मेरी नजर में इतना रिलेवेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहला मुद्दा, 5 स्टेप रखना है, और ये 5 कम से कम स्टेप याद रख लेना। डिटेल में तो जब भी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी तो पूरा मेरी ये टॉक आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होगी। पहला मुद्दा, 5 स्टेप में सबसे पहला मुद्दा है पर्सनल ग्रोथ। तो पहला मुद्दा आज का पर्सनल ग्रोथ। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं हर स्टेप को 5-10 मिनट लूंगा। पर्सनल ग्रोथ का यह मेरा मतलब क्या है? पर्सनल ग्रोथ का मेरा मतलब है कि हमारी जिंदगी में हम जब से जन्म हुआ तब से
हम धीरे 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 अपनी लाइफ को इस तरह से शेप देते गए कि हमारी लाइफ में हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी है, हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी है, हमारे आजू बाजू का परिसर भी ऐसा है कि हमको एक चीज सिखाई गई कि हमेशा दूसरे का ध्यान रखना, हमेशा दूसरे की केयर करना। मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो तो ध्यान रखना ही, लेकिन मैं किसी की तकलीफ दूर कर सकूं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी मेरी जिंदगी की। ये हमको बचपन से संस्कार दिए गए, केयर फॉर अदर्स, बराबर है, दूसरे का ध्यान रखो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करें, दूसरे के लिए हम अपनी लाइफ को डेडिकेट करें, बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शास्त्र मना नहीं करता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनस् तत्र दुर्लभ। दूसरे की सेवा करना, दूसरे की केयर करना, दूसरे का ध्यान रखना अपने से भी ज्यादा, ये ह्यूमन वैल्यूज है और इसको कोई धर्म, कोई समाज, कोई व्यक्ति कभी इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, दूसरे की केयर करने में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपनी उपेक्षा कर दी। We don't give more priority for ourselves, we give most of the priority for others. हमारी लाइफ की स्केड्यूल में हम तो कहीं है ही नहीं। एक महिला सुबह उठती है तो सबसे पहले सोचती है कि मेरे हस्बैंड को जॉब पर जाना है तो मुझे टिफिन तैयार करना चाहिए, उसके कपड़े की प्रेस बराबर है कि नहीं, मुझे उसके कपड़े भी ठीक रखना है। इन सारी चीजों में हम दूसरों से इतने घिरे हुए होते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम कहीं इस स्केड्यूल में नहीं होते हैं। सुबह उठकर हमको वो अपने पार्टनर की केयर करनी है, थोड़ा पीछे जाना 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि अभी आप 70-80 के हो तो जाना थोड़ा पीछे, और जो अभी 25-30 40 साल के हैं वो जल्दी रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग पहले तो पार्टनर का ध्यान रखना है, उसके लिए सब कुछ करना है, फिर थोड़े बच्चे हुए तो बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की केयर करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है। लगभग 25 साल की हमारी वैल्यूएबल जिंदगी, जवानी की, बच्चों की केयर में चली जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी एंगेजमेंट की व्यवस्था, शादी की व्यवस्था। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं होगी तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। और उसमें भी अगर लड़की है तो माँ बाप को होता है कि जल्दी यहाँ घर से निकले तो बढ़िया, जल्दी शादी और हमारे घर से जाए। इतनी जल्दी होती है कि बच्ची की शादी हो जाए तो फ्री फ्रॉम टेंशन। पता नहीं बच्ची कितना भारभूत है हमारे लिए। उनकी शादी हो गई, ये हो गया, तो फिर अब वो बेटी बोलेगी मम्मा बेबी सिटिंग के लिए आना प्लीज। अब मैं बाहर बेबी सिटिंग को रखूंगा तो ये अमेरिकन लोग तो क्या संस्कार देंगे। अच्छा है कि आप आओ तो कुछ स्तोत्र सुनाओगे, कुछ श्लोक सुनाओगे, बच्चों की ट्रेनिंग होगी, बच्चा अच्छा सीखेगा। तो माँ बाप को भी चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स के नाते ग्रैंड चिल्ड्रन की टेक केयर करना कितना चार्मिंग मोमेंट होता है। वो तो जो ग्रैंड पेरेंट्स उनको ही पता है? तो फिर उसका एक दौर चलता है। बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को सेट किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे की शादी की, उसके बाद में फिर दूसरा चक्र चालू होता है बेबी सिटिंग का। और उसमें फिर 2-5 साल हमारी सारी अपनी प्रायोरिटी इग्नोर। पहली प्रायोरिटी वो फोन आया नहीं बेटी का कि हम यहां से गाड़ी लेके भागे नहीं।
और बेटी हमारे गांव में नहीं रहती, बेटी रहती है 200-500 माइल दूर, फिर भागो वहां से। काफी लोग मुझे मिले कि हमको कभी भी जाना पड़ता है, जब जब उनकी मीटिंग होती है, उनको ट्रैवल करना होता है, तो हमको ही केयर करनी पड़ती है। कितना ज्यादा हम लोग सेक्रीफाई करते हैं दूसरों के लिए। Am I right or not? कितना सेक्रीफाई, लगभग ऑलमोस्ट हमने पूरी लाइफ, वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ लगा दी दूसरे के लिए। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी चीज है, किसी की केयर करना बुरी चीज कैसे हो सकती है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं आपके सामने प्रॉब्लम जो रख रहा हूं वो ये है कि दूसरे की इतनी ज्यादा केयर करने में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। पूछते उठ के मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में पोता याद आता है। माला गिनते हो, माले में सब चीजें वही दिखती रहती है, ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी का जो सिर पर भार है वो हमें अपने साथ कनेक्ट होने नहीं देता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है? केयर करना बुरा नहीं है, देखो मैंने कहा सेवा करना कभी बुरा नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या नहीं है? अपने को इग्नोर कर दिया, दूसरे पर पूरी एनर्जी लगा दी, यह प्रॉब्लम है। और दूसरे को एनर्जी लगा दी और अपनी केयर नहीं करते हैं। कोई आदमी मेरा लेक्चर सुनकर आज से, अभी के बाद से अपनी केयर करने लग जाए, कल सुबह वाइफ को बोलेगा मैं रूम में 1 घंटा ध्यान कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना, तो वाइफ सोचेगी अच्छा सेल्फिश। कोई आदमी अपनी केयर करता है तो उसको हम सेल्फिश का टाइटल लगाते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है, तो ये सारे लोग तो सब जिम्मेदारियां छोड़कर निकल गए। मैं हमारे जैन लोगों को कहता हूं कि महावीर स्वामी जंगल में चले गए, तो महावीर स्वामी को नहीं जाना चाहिए ना? महावीर स्वामी को पहले जिम्मेदारी करना चाहिए कि पहले जंगल जाना चाहिए? बताओ, महावीर स्वामी को, कोई भी व्यक्ति को जिम्मेदारी पहले निभानी चाहिए कि सब जिम्मेदारियां छोड़ के जंगल में जाना चाहिए? बोलो प्लीज। जंगल में जाना चाहिए। आप लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है, मेरे सामने मुझे जो अच्छा लगता है बोलते हो। नहीं, बैलेंस करना चाहिए। हाँ बराबर है। तो महावीर को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जंगल क्यों जाए? अब महावीर स्वामी मिलेंगे तो एक आध लेक्चर देंगे कि भगवान इज नॉट फेयर। केवल ज्ञानी को हम लेक्चर देंगे, एनलाइटन को हम लेक्चर देंगे। महावीर स्वामी का जंगल जाना सेल्फिश नहीं था। ये हम गलत मानते हैं कि कोई आदमी अपनी केयर करे उसको हम सेल्फिश मानते हैं। इट्स नॉट सेल्फिशनेस एट ऑल। जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे तब तक आप कभी भी दूसरों की केयर नहीं कर सकते। मैं समझाऊं कैसे? अब उठकर आप सीधे ही किचन में गए, हमारे लेडीज उठ गई किचन में। हम उठते ही 7 बजे उठते हम, क्योंकि खाना बनाना, टिफिन करना, एक उठते ही अब आपने 5 मिनट बैठकर माला नहीं गिनी, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, भगवान के पास बैठकर कनेक्शन नहीं किया। उठते ही संसार की जिम्मेदारियां चालू। अब बताइए, जब भी आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, जब भी आपके विरोध में कोई बोलेगा, आप अपसेट होगे कि नहीं? गुस्सा आएगा कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन आएगा कि नहीं? स्ट्रेस आएगा कि नहीं? ये क्यों आता है? फिर हम बोलते हैं आपके लिए तो जिंदगी लगा दी और फिर भी आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। किसने कहा था जिंदगी लगाने को? किसने सिखाया था? हम ही तो डेड डाई हुए थे। આપણે ડોટ ડાયા થઈએ અને પછી આપણે કોઈ આપણી કેર ના કરે, કોઈ આપણી જરા ઇન્સલ્ટ કરે, કોઈ આપણી અપેક્ષા પૂરી ના કરે, એટલે જિંદગી ભરનું જે આપણે એના માટે કર્યું હોય ડેડિકેટેડલી, બધું ફક। આ એટલા માટે થાય છે, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, मैं अपसेट इसलिए होता हूं कि मैं खुद के लिए कभी जिया ही नहीं। आज का पहला मुद्दा, पकड़ के जाना, पकड़ सको तो पहले 24 घंटे में एक बैलेंस बनाओ। खुद के लिए थोड़ा पहले जियो, फिर दिन भर दूसरे के लिए जियो। शब्द यूज किया मैंने बैलेंस।
और बैलेंस का मतलब बार बार घंटा नहीं कि 12 घंटा अपने लिए 12 घंटा दूसरों के लिए। स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस की डेफिनेशन अलग है। स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस का मतलब है 1 घंटा अपने लिए, 23 घंटा दूसरों के लिए। यह बैलेंस है। 1 घंटा अपने लिए इतना पावरफुल है कि 23 घंटे दूसरे की जब केयर करोगे उसकी क्वालिटी आपकी बदल जाएगी। उसके बाद जो अपेक्षाएं ठुकराते हैं, उसके बाद जो बुरा लग जाता है, उसके बाद किसी का इंसल्ट लग जाता है, बार बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, 1 घंटा खुद के लिए लगाओगे तो ये सारी मेंटल इम्बैलेंस की स्थितियां नहीं आएगी। अब मैं पूछता हूं 24 घंटे में लगाते हो 1 घंटा? मिनिमम 1 घंटा, 2-3 घंटा लगाओ। आप रिटायर्ड हो, निवृत्त हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 1 आवर खुद के लिए है टाइम। कई लोग कहते हैं स्वामी जी बैठते तो है लेकिन लगता नहीं है ध्यान, माला तो गिनते लेकिन माला में चित्त लगता, क्योंकि पूरी जिंदगी दूसरों के लिए करने में इतना एडिक्टेड हो गए कि खुद को करने में अब वहां चित्त स्थिर नहीं होता है। हम इतने एक्सट्रोवर्ट हो गए कि अब इंट्रोवर्ट होने में हमको बहुत मुश्किल होती है। एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हम एक तरफ कहते हैं कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, इंसान का जन्म 84 घाटियां पार करने के, 84 कोटियां पार करने के बाद मिलता है, तो क्या ये जन्म दूसरे के लिए पूरा बिता के खत्म कर देना चाहिए? बताओ, चलो मुझे बोलो, ये जिंदगी पूरी दूसरे के लिए कि 24 घंटे में 1-2 घंटा अपने लिए भी? सिर्फ दूसरों के लिए ही जीना चाहिए या 1-2 घंटा 24 घंटे में अपने लिए भी जीना चाहिए? और अपने लिए जीने का मतलब मैं मटेरियली जीने को भी नहीं कह रहा हूं। अपने लिए जीने का मतलब है अपने आप को कम से कम समझे, अपने विचारों को समझे, मेरी आदतें क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी वृत्तियां क्या है, मेरे अंदर क्या क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, मैं उस पर तो गौर करूं। और वो मेरी अपनी कमजोरियां मुझे जिस दिन दिखाई देने लग जाएगी उस दिन दूसरों के प्रति मेरा नजरिया बदल जाएगा। ये मेरा पहला मुद्दा था आज का। इफ यू अंडरस्टूड माई फर्स्ट स्टेप कि पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज इग्नोर पर्सनल ग्रोथ, वी ऑलवेज पे अटेंशन फॉर अदर्स। सोचिएगा जरा, हमारे किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर हो गए और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर हो गए। अपने और सपने समझ में आ रहे? बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपने सपनों से दूर हो गए। मेरी अपनी ड्रीम क्या थी, मेरी अपनी डिजायर क्या थी, मेरी अपनी भी कुछ जिंदगी की जर्नी थी, मैंने पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। किसके लिए? अपनों के लिए। मेरे अपने भी सपने थे, मुझे भी कुछ करना था, मुझे भी मन में आ रहा था कि मैं 5 किताबें जिंदगी में पढ़ पाऊं। मुझे अंदर लग रहा था कि मैं कभी कभी इन ऐसे 10 महापुरुषों को मिलकर उसके साथ थोड़ी सत्संग करूं। मैंने सारे अपने सपनों को दफना दिया। किसके लिए? अपनों के लिए। ये इम्बैलेंस है। और उसका दूसरा पक्ष इम्बैलेंस का, कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर हो गए। कुछ लोग अपने आप को सेंटर में रखकर सारे अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से, अपने सब से दूर हो गए। आई एम द सेंट्रल पॉइंट, मेरा सब ठीक होना चाहिए, दूसरे को मारो गोली। कौन बच्चे, कौन बाप, कौन हस्बैंड, कौन मां, कौन बाप, मेरी ड्रीम पूरी होनी चाहिए, दूसरे को छोड़ो। ऐसे लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो गए। ये भी इम्बैलेंस है। तो एक बैलेंस बनाओ। 24 घंटे में जो लोग 65 और 70 के ऊपर है वो 3 घंटा पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मुझे ये बैठना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको मैं 1 घंटा बोलूंगा तो जो 4 घंटा करते हैं हमारे निवृत्त लोग, जो जॉब नहीं करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो घर पे हैं, उनको पर डे 3 आवर्स
वो 3 आवर्स में वॉकिंग आ गया, एक्सरसाइज आ गई, मेडिटेशन आ गया, भक्ति आ गई, रीडिंग आ गया, स्वाध्याय आ गया, सब आ गया। और ये अगर आप कर लोगे और उसके बाद देखो आप, जो खुद में फुलफिल होता है, खुद में एनर्जाइज कर लेता है, उसके बाद वो जिससे कनेक्ट होगा ना, अब देखना उसके वाइब्रेशन का इन्फेक्शन दूसरे को लगे बिना रहेगा नहीं। जब हमारी दीक्षा हुई तो हमारे गुरुजी ने एक ही हमको कान में मंत्र दिया था कि तुम्हारा काम है शासन के प्रभाव ना करना, संघ के प्रभाव ना करना। तुम ट्रैवल करोगे, हजारों लोगों को लेक्चर दोगे, नॉलेज दोगे, एक आज्ञा याद रखना, जब तक तुम 3 घंटा अपने लिए टाइम नहीं निकालो तब तक तुम्हें दूसरे को लेक्चर देने का राइट्स नहीं है। मैं अंदर से खोखला होता जाऊंगा, बाहर से बोलता जाऊंगा, अंदर से खाली होता जाऊंगा। मुझे अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हमारी गुरु की आज्ञा 3 घंटा और मैं लगाता हूं। मेरा 1 घंटा स्वाध्याय होता है, मर जाऊं तो भी स्वाध्याय करूंगा। कितना भी ट्रेवलिंग हो, फ्लाइट में बैठकर मैं स्वाध्याय करूंगा। स्वाध्याय करने के लिए कोई अब तो मर्यादा है ही नहीं। एक अपना इतना छोटा खिलौना साथ में हो, आपका डबला, अब आराम से स्वाध्याय कर सकते हैं। अब सारी बुकें डाउनलोड कर सकते हैं उसमें, अब किताबें उठा के भी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्वाध्याय कर लेता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं वॉकिंग कर लेता हूं, योगा कर लेता हूं। एवरी डे मोर देन 3 आवर्स आई स्पेंड एवरी डे। दैट इज वाई आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा टाइम मैं मीनिंगफुली जी रहा हूं। आज ही मैं हमारे गाड़ी में आ रहे थे तो कह रहा था, घना लोगों पूछे कि जीवन केवी रीते जीवવું જોઈએ, तो मैं जवाब देता हूं, जिंदगी ऐसे जियो कि मरते समय पछताना न पड़े। आज मैंने अपने स्टेटस में पहला वाक्य लिखा कि इस तरह से जियो कि मौत आ जाए तो रिग्रेट न होना पड़े कि साली जिंदगी मिली थी ब्यूटीफुल, इस प्लानेट में हम आए थे इस रिसोर्ट में घूमने के लिए और बेकाम का काम करके चले गए, करने का तो रह गया। ऐसा ना हो। और ये रिग्रेट करने की स्थिति है, उसके पहले सावधान हो जाना। 70 के बाद साधना नहीं कर पाओगे, 80 के बाद नहीं कर पाओगे, हाँ? 90 के बाद नहीं कर पाओगे। दिमाग, शरीर, बुद्धि, मन काम कर रहा है तभी साधना कर लो जो करनी हो। प्रतिदिन अपने लिए जियो ताकि दूसरों के लिए कुछ कर सके। जो आदमी रोज अपने लिए जीता है, रोज जो अपने साथ कनेक्ट होता है, वो दूसरे के साथ ब्यूटीफुली, पीसफुली कनेक्ट हो पाएगा। और जो अपने साथ कनेक्ट नहीं होता है, जिसके साथ कनेक्ट होगा प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि खुद के साथ कनेक्शन उसका नहीं है। अपरूटेड पर्सनालिटी है। साइकोलॉजी क्या कहती है? अपरूटेड पर्सनालिटी है, उसका रूट नहीं है। आज का ये पहला मुद्दा। आगे चलूं मैं।